नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत दो बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली और गुजरात की यह खबर है, जहां आपको बता दें देश की राजधानी में चाइल्ड केयर सेंटर में सिलेंडर धमाका हुआ और उसमें 7 नवजात बच्चों की जान जा चुकी है। गुजरात की राजकोट में गेमिंग जोन में आगजनी से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 12 बच्चे शामिल हैं। राजकोट गेमिंग जोन में फायर सेफ्टी के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे, लेकिन दिल्ली के चाइल्ड केयर सेंटर में सिलेंडर धमाका आखिर कैसे हुआ? दो तस्वीरें, एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली, दूसरी तरफ गुजरात राजकोट, और राजकोट में सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंच चुके हैं निगरानी करने के लिए। कुछ जायजा ले रहे हैं हालात का, क्योंकि 27 लोगों की जान गई है, जिसमें बहुत सारे बच्चे शामिल हैं। गेमिंग जोन है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम क्या थे? कितना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई। और दिल्ली की ये जो बड़ी खबर है, ये बहुत चिंताजनक है। देखिए, दिल्ली के विवेक विहार इलाके में स्थित एक बेबी केयर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर से ब्लास्ट होता है और आग लगती है। हादसा रात करीब 11:30 बजे बताया जा रहा है। अस्पताल में फंसे 12 नवजात बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद तो रेस्क्यू किया गया, लेकिन इनमें से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आग में अस्पताल पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। आग इतनी भयावह थी कि अस्पताल के बगल की इमारत भी लपटों की चपेट में आ गई। तो हादसे में 7 नवजात बच्चों की मौत। दिल्ली से यह खबर है। बेबी केयर सेंटर, इसमें जबरदस्त आग लगती है। आनंद फानन में 12 बच्चों को शिफ्ट किया जाता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट और इसके बाद से आग, 7 बच्चे, उनकी जान चली गई। जब तक आग बुझाने की कोशिश होती, प्रयास होता, बहुत नुकसान हो चुका था। ये हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे बेबी केयर सेंटर की, ये भी जलकर राख हो चुका है। ये भयावह तस्वीरें देखिए जरा। बताया जा रहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका हुआ, उसके बाद से आग लग गई। जब तक फायर डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचते, तब तक तो नुकसान हो चुका था। तो दो ये बड़ी खबरें, दो गंभीर खबरें, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुजरात की यह खबर है, राजकोट की, उस पर आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे अतुल तिवारी। दिल्ली की ये जो बड़ी खबर है, दुखद खबर, उस पर अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये बहुत भयावह, 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। आखिर लापरवाही कहां हुई? क्या कह रहा है प्रशासन? अभी क्या कुछ हो रहा है, जानकारी दीजिए। नहीं आशुतोष, बेहद दर्दनाक ये खबर है और सीधे हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये बेबी केयर सेंटर है, तकरीबन 120 गज में ये बना हुआ है। 25 तारीख को तकरीबन 11:30 बजे फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिली कि इस बिल्डिंग में आग लगी है। तुरंत फायर डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुंची तो पता चला ये बेबी केयर सेंटर है और एक एक करके जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कराया गया, क्योंकि निकलने का एक ही रास्ता है। और जरा नीचे की तरफ देखिए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। जो सूत्र है वो ये भी बता रहा है कि अवैध तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था और आग लगी तो 1-2 ऑक्सीजन सिलेंडर है वो फटा भी है। उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। और देखिए ये पूरी बिल्डिंग आग के हवाले हो गई थी। और ये देखिए ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ये फटा हुआ है। तो यही माना जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, इस वजह से आग ने विकराल रूप जो है वो अख्तियार कर लिया। बाहर ये गाड़ी खड़ी थी, इसमें भी बुरी तरह से आग लग गई। आसपास की बिल्डिंगों को अपनी चपेट में ले लिया गया। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची थी, लोकल लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू किया है, जिसमें सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसमें एक एक करके 7 जो मासूम बच्चे उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है एक बड़ा दर्दनाक हादसा है। अब सवाल यह है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ी संख्या में रखे हुए हैं, जब ये बेबी केयर सेंटर है तो इतनी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर क्यों रखे थे, किस लिए रखे गए थे, ये भी जांच का विषय है। बगल की अगर बिल्डिंग देखें तो जब आग लगी तो आग की लपटें इस बिल्डिंग पर भी आ गई। हालांकि इस बिल्डिंग में रहने वालों में कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन ये जो तकरीबन 3rd फ्लोर की ये बिल्डिंग है, इसमें भयानक 11:30 बजे के लगभग आग लगी थी। 16 गाड़ियां जो दमकल विभाग की थी वो यहाँ पर पहुंची, आग बुझाने का काम जारी था, लेकिन सिर्फ
फायर डिपार्टमेंट के लोग ही काफी नहीं थे, लोकल लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बिल्डिंग अगर आप देखें तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बेबी केयर सेंटर है, बच्चों की देखभाल यहाँ पर की जाती है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये बेबी केयर सेंटर ही बच्चों की जान का दुश्मन बन जाएगा। बहुत अफसोसनाक और दर्दनाक खबर, 7 बच्चों की जान चली गई है, 5 बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिल्कुल अरविंद, नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। राजकोट में भी भयावह दर्दनाक हादसा हुआ, 27 लोगों की जान गई है, जिसमें बहुत सारे बच्चे शामिल हैं। अतुल तिवारी राजकोट से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, आप वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, भूपेंद्र पटेल, क्या अभी हालात हैं, ये हुआ क्या दरअसल, ये दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, फिलहाल मैं आपको सीधे ही गेमिंग जोन के दृश्य बताऊंगा, जहां पे पूरा गेमिंग जोन जो है वो ध्वस्त हो चुका है। और फिलहाल आप देख सकते हैं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी मौजूद हैं। और जिस प्रकार से कल जो भयावह घटना, भीषण आग की यहाँ पे हुई है, उसको लेकर पूरी जानकारी उनको फिलहाल दे रहे हैं। अगर मैं पूरी जानकारी की बात करूं तो सीएम भूपेंद्र पटेल जिस तरफ खड़े हैं, उनके लेफ्ट तरफ अगर बात करें तो एक 3 फ्लोर का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे एल्यूमिनियम का बना हुआ था, जिसके आगे की तरफ नया एक स्ट्रक्चर बनाने का जो काम था वो चल रहा था। और वेल्डिंग काम करने के दौरान जो चिंगारी है, उसकी वजह से जो आग लगने की शुरुआत हुई, इस प्रकार की जानकारी जो है अब निकल कर बाहर भी आ रही है। और साथ ही में अगर बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ पे आग लगी, आसपास में पूरा एल्यूमिनियम का ही पूरा जो डॉम था वो बना हुआ था, नीचे जमीन पर भी कारपेट थी, जिसकी वजह से जो आग है वो बहुत ही भयावह स्वरूप में, बहुत ही कम वक्त में उसका भयावह स्वरूप जो है आग का वो देखने को मिला। जिस प्रकार से आग लगी उसमें तुरंत ही फायर विभाग की जो टीम थी वो यहाँ पे पहुंची रेस्क्यू के लिए, लेकिन जब तक सबका रेस्क्यू हो पाता तब तक 27 जितने लोग जिनकी मौत यहाँ पे हो चुकी थी। खास करके जो विजुअल्स भी हमारे पास आए हुए हैं उसमें कुछ ऐसे भी विजुअल्स हैं जिसमें एक ही एम्बुलेंस में 5 जितने शवों को लेकर यहाँ से पीएम के लिए राजकोट सिविल तक ले जाया गया। हालांकि जो जितने भी शव अभी तक बरामद हुए हैं, एक भी शव ऐसा नहीं है जिसकी शनाख्त हो सके, जिसे उनके परिवार के लोग पहचान सकें, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से तमाम लोगों का जलकर यहाँ पे मौत हुई। और अब सीधे तौर से एक एसआईटी का गठन भी किया गया है, जिनके जो 5 सदस्य हैं वो यहाँ पे पहुंच भी चुके हैं और जो जांच है वो शुरू भी हो चुकी है। अब तक अगर कार्यवाही की बात की जाए तो एनओसी किसी भी प्रकार का यहाँ पे नहीं लिया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में कार्यवाही शुरू की जाएगी। लेकिन कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है फायर डिपार्टमेंट पर। तालुका पुलिस की बिल्कुल, फायर डिपार्टमेंट की बात करें तो जो फायर एनओसी नहीं था, इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। अगर बीते दिनों की भी बात की जाए तो गुजरात में अलग अलग जगहों पे जब आग लगने की घटना हुई है तो फायर एनओसी को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और गुजरात हाईकोर्ट लगातार नगर निगम हो चाहे पालिका हो, तमाम को फटकार लगाती है कि आप जो भी फायर एनओसी की जरूरत होती है उन्हें नियमों के तहत दीजिए। लेकिन फायर एनओसी यहाँ पे नहीं था। सीधे तौर से कांग्रेस गुजरात सरकार को इसी बात को लेकर घेरने की कोशिश में है, क्योंकि 2021 से ये जो गेमिंग जोन था वो यहाँ पे कार्यरत था, किसी भी परवानगी के बगैर, किसी परमिशन के बगैर यहाँ पे जो गेमिंग जोन था वो चल रहा था। और जब अब आग लगी है तब सबके ध्यान पर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई है कि यहाँ पे एनओसी नहीं था, क्योंकि जब आग लगी तब जांच की गई कि क्या यहाँ पे फायर सेफ्टी की जो सामग्रियां होनी चाहिए वो मौजूद थी, तो वो कोई मौजूद नहीं थी। और जिस प्रकार से आग ने एक विकराल स्वरूप धारण किया, अगर फायर सेफ्टी की कुछ सुविधा भी होती तो भी कहीं ना कहीं कुछ शुरुआती जो आग था उससे भी रक्षण पाया जा सकता था, उसको काबू में करने के प्रयास किए जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे फायर की टीम जब तक पहुंचती तब तक जो एल्यूमिनियम के पूरे शेड थे और खास करके जमीन की भी अगर बात करें तो कारपेट बिछी हुई थी, वो पूरे जल के खाक हो गई। आप अभी देख सकते हैं पूरा मलबा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने खुद जायजा लिया है। एसआईटी की टीम जो है वो खास करके गांधीनगर से सारे जो 5 सदस्य है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है, जिसमें इस गेमिंग जोन के मालिक समेत मैनेजर और बाकी के जो 3 लोग हैं वो फरार हैं। मैनेजर और जो यहाँ के जो संचालक हैं उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। एनओसी नहीं है, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, कितने लोग इसमें मिले होंगे, अधिकारियों की भी मिलीभगत या लापरवाही होगी, जाहिर सी बात है। बहुत लोगों की अगर जान गई है इसमें
वो वापस जिंदगी उनकी नहीं आएगी, चाहे आप कितनी भी एसआईटी गठित कर लीजिए या फिर उनको हर जाना आप दे दीजिए। आप बने रहिए, अतुल हमारे साथ, अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी बने रहिए। देखिए, राजकोट गेमिंग जोन में जब आग लगी तो वहां बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों की भारी मौजूदगी थी। आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल हुआ और देखते ही देखते पूरा गेमिंग जोन तब्दील हो गया खाक में। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। जहां बच्चे खेल रहे थे वहां धुएं का गुब्बार है। आग की लपटों का आतंक है। खेलते खेलते बच्चे मौत के मुंह में समा गए। गुजरात के राजकोट में वो दर्दनाक हादसा हुआ जिसने कई माओं की गोद सुनी कर दी। किसी का भाई छिन गया तो किसी के घर का चिराग इन्हीं ऊंची उड़ती आग की लपटों में बुझ गया। राजकोट में टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से 9 बच्चे समेत 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बड़ी घटना पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त की। राजकोट अग्निकांड को लेकर राहुल गांधी ने अपनी पीड़ा जाहिर की। गुजरात सरकार ने मृतक के परिवारों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। राजकोट की इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट की घटना को त्रासदी बताया है। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी विधायक मौके पर पहुंच गए। राजकोट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये गेम जोन में आज आग लगने की वजह से आज बहुत गंभीर लोगों की बच्चों की जान गंवाई है और अभी फायर ब्रिगेड की टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके, इस तरह की कार्यवाही चल रही है। शनिवार होने की वजह से वीकेंड का लुत्फ उठाने के लिए कई परिवार टीआरपी गेम जोन पहुंचे थे। उन्हें कहां पता था कि अचानक आग लग जाएगी और सब कुछ राख हो जाएगा। इस बीच गुजरात पुलिस ने राजकोट गेम जोन के संचालक मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजकोट अग्निकांड के बाद गुजरात के डीजीपी ने पुलिस कमिश्नर और एसपी को राज्य के सभी गेम जोन का निरीक्षण करने और अग्नि सुरक्षा इजाजत के बिना चल रहे गेम जोन को बंद करने का निर्देश दिया है। काश ये निर्देश पहले दिए गए होते और प्रशासन जाग रहा होता। राजकोट से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। तो राजकोट की ये भयावह तस्वीरें आपने देखी। 27 लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे बच्चे शामिल हैं, जबकि दिल्ली में 7 नवजात बच्चों ने दम तोड़ दिया है। लापरवाही कहिए या इसको क्या, क्योंकि पुलिस अब तफ्तीश करेगी आग कैसे लगी, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट होता है, आग जबरदस्त लगती है, आग फैलते ही चली जाती है। देखते देखते जब तक फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचते, आग बुझाते, तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था, क्योंकि जो 7 नवजात बच्चों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली अस्पताल में यह धमाका, ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट होता है। उसके बाद से एक एक करके यह भी जानकारी मिली कि कुछ और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहां पर रखे हुए थे उसमें भी ब्लास्ट हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां भीषण हादसा हुआ, जहां एक प्राइवेट बस के ऊपर गिट्टी से भरा डंपर पलट गया और जिसके चलते 11 यात्रियों की जान चली गई है, जहां साथ ही 10 यात्री गंभीर बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा कि सीतापुर से उत्तराखंड में मां पूर्णागिरी के दर्शन को जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी बस, और बस शाहजहांपुर में ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकी थी। तभी वहां पर गिट्टी से भरा जो डंपर है वो बस पर पलट जाते और इसके चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हुई है। 10 यात्री गंभीर तौर पर जख्मी हैं। पूर्णागिरी के दर्शन करने जा रहे थे ये भक्त। तो सुबह सवेरे ये जो खबर सामने आई, दुखद खबर, क्योंकि जो लोग मुसाफिर उसमें, जो श्रद्धालु सवार थे बस में, उनको नहीं पता कि उनके लिए यह आखिरी सफर साबित हो सकता है। शाहजहांपुर सड़क हादसे में 11 यात्रियों की मौत। बात सियासत की करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में मुजरे के जिक्र से सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री ने पटना की चुनावी रैली में वोट बैंक पॉलिटिक्स पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया, तो विपक्ष ने भाषा पर सवाल उठा दिया। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को
अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। लोकसभा के छठे चरण का चुनाव भी हो चुका है। अब 4 जून को नतीजे बेहद करीब हैं, तो 1 जून को आने वाला हमारा सबसे सॉलिड एग्जिट पोल भी। छठे चरण में 58 सीटों पर वोटिंग हुई है। आपको दिखाते हैं चुनाव का ये छठा चरण कितना महत्वपूर्ण है। छठे चरण का चुनाव हो गया, 7वें का रण शुरू हो गया। 18वीं लोकसभा की लड़ाई अब अंतिम पड़ाव में आई। एनडीए 400 पार या इंडिया गठबंधन की सरकार? मोदी को पूरा विश्वास, इंडिया गठबंधन को भी आस। छठे चरण में कितने प्रतिशत वोट पड़े, उसके मायने क्या हैं? और आपको भी पता है, केंद्र में सरकार, मुझे बताइए किसकी सरकार बनेगी भाई? आप बताइए किसकी बनेगी? आप यहां गुरुदासपुर में, पठानकोट में, कहीं पर भी रेल के डिब्बे में 100 लोगों को पूछिए कि बताओ भाई सरकार किसकी बनेगी? 90 लोग कहेंगे कि भाई मोदी की सरकार बनना पक्का है। गारंटी करके निकलो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव अब फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहा है। आज छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग हो गई और देश के 28 राज्यों में से 21 राज्यों में भी चुनाव संपन्न हो गया। हम आपको बता दें कि छठे चरण की वोटिंग के साथ ही देश की 543 लोकसभा सीटों में से 486 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया और इस तरह हमारे देश की करीब 90% सीटों पर मतदान अब हो चुका है। अब हर कोई यही सोच रहा है कि चुनाव में क्या हुआ है, जनता ने ईवीएम में किसके लिए बटन दबाया है। कहा मुख्य सवाल इस चुनाव में है जनतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा और तानाशाही के विरुद्ध इस चुनाव में हम अपने मतदान दिया है। छठे चरण के चुनाव के बाद दावे दोनों तरफ से हैं। मोदी कह रहे हैं सरकार तो उन्हीं की बन रही है और सीटें भी 400 पार आ रही हैं, तो एनडीए गठबंधन वाले कह रहे हैं अब की बार जनता बदलाव ला रही है। अब आपको कुछ आंकड़े हम दिखाते हैं, तो सुनिए। 2019 में छठे चरण के बाद लोकसभा की 486 सीटों में से बीजेपी ने 278 और एनडीए ने 320 सीटें हासिल की थी। यानी चुनाव के 6 चरणों में बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत के 272 वाले आंकड़े को पार कर गई थी, जबकि कांग्रेस को छठे चरण तक सिर्फ 44 सीटें ही मिली थी और यूपीए को 85 सीटें मिल चुकी थी। इसके अलावा अन्य को 81 सीटें मिल चुकी थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तीसरे चरण के बाद से ही हार मान गया है। तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन
आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है। उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए, और इसलिए बराबर जम करके इस बार ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि छठे चरण के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने एक पोस्ट की और उन्होंने बांकुड़ा जिले के रघुनाथपुर में 5 ईवीएम पर बीजेपी का टैग लगे होने का आरोप लगाया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग शुरू होने से पहले कैंडिडेट्स के एजेंट साइन करते हैं। इन सेंटर्स पर टीएमसी के एजेंट मौजूद नहीं थे, इसीलिए सिर्फ बीजेपी एजेंट्स के ही साइन हैं। मैसिव स्केल में गड़बड़ी चल रहा है। इंदास में 40 बूथ और यहाँ केसपुर में 56 बूथ, बाकी तो ठीक ही है। टीएमसी तो टाइट में है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी से पीडीपी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती तो धरने पर ही बैठ गईं। उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और मोबाइल फोन की आउटगोइंग कॉल बंद करने का आरोप लगाया है। छठे चरण की वोटिंग के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि वो चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री न बने। इस पर बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह बुरी तरह से ओवैसी पर भड़क जाते हैं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, इसी के लिए हमारी कोशिश है। अब ये देश तय करेगा। ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है। ओवैसी इसके सिवा जो राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान में नहीं उपस्थित हो, जिनका भाई कहे 15 मिनट में भारत को हम साफ कर देंगे हिंदुओं को, वो ओवैसी बिहार में उसका विरोध होना चाहिए। लोकसभा के छठे चरण में बिहार की 8, हरियाणा की 10 की 10, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले गए। बीजेपी ने चुनाव के छठे चरण में भी एड़ी चोटी का जोर लगाया है और इंडिया गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों न हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों न हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों न मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो। क्या इस देश के लिए तुमने किया, क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो। सरमाएदार को आप जमीन दे रहे हो, लकड़ी दे रहे हो, पानी दे रहे हो, और गरीब जनता को लूट रहे हो। अब लूटने नहीं देंगे। ये लड़ाई आपकी और बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिर्फ और सिर्फ संविधान को लेकर आक्रमण कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 4 जून को रिजल्ट सबको चौंका देगा। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, रिजर्वेशंस पर आक्रमण कर रहे हैं। 22 लोगों के लिए उन्होंने सारा का सारा काम किया है। अदानी जी को देश की संपत्ति पकड़ा दी है। हम चाहते हैं कि 90% की राजनीति हो, गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट की राजनीति हो। ये चुनाव चल रहा है और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। दावों की बौछार दोनों तरफ से है, लेकिन अब सिर्फ 9 दिन ही बचे हैं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसको कितनी सीटें मिलेंगी जब 4 जून को 18वीं लोकसभा के परिणाम आएंगे। आज तक ब्यूरो।